आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बुजुर्गों के द्वारा कही गई एक बात बहुत ही सही है कि कोई चाहे सत्य को, सच्चाई को कितना भी छुपाने का प्रयास क्यों न करे, वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से सामने आ ही जाता है। ऐसा ही काला सच जिसको बरसों से छुपाने का प्रयास किया गया, उसे दबा कर रखने का प्रयास किया गया, वह सच लोगों के सामने आ गया है। क्या है वो सच? वह सच है वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों को लेकर। आप सभी को पता है कि इस समय देश में वक्फ बोर्ड के ऊपर एक जन आंदोलन चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वर्तमान के नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड 1995 को संशोधन करने के लिए, वक्फ बोर्ड 1995 में संशोधन करने के लिए एक वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में लेकर आया था पिछले सत्र में, जो कि इस समय जेपीसी के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास विचाराधीन है और उनकी 8 बैठकें हो चुका है। ऐसे तो हम लोग वक्फ बोर्ड पे बहुत दिनों से चर्चा सुनते हैं, वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत सी बातें अब तक हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन जो बातें, जो सच्चाई जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वक्फ संशोधन विधेयक पे विचार कर रही है, उसके एक मुस्लिम सदस्य ने बताया है, वह सच्चाई इस देश के लोगों को सुनना चाहिए। फिर समझना चाहिए कि आखिर क्यों वक्फ बोर्ड में संशोधन आवश्यक है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेसी सरकारों ने एक धर्म को, एक समुदाय को, एक संप्रदाय को गैर कानूनी कानून संसद से पारित करवाकर एक संवैधानिक अधिकार दिया, जिसके जरिए भारत के संपत्तियों पे गैर कानूनी रूप से कब्जा किया गया। एक तरीके से उसका खुलासा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ही एक सदस्य, मुस्लिम सदस्य, जिसको लेकर अगर कहा जाए तो उससे बड़ा पढ़ा लिखा मुस्लिम सदस्य, सांसद इस समय नहीं है देश में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी, AIAIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी कमेटी बना है, उस कमेटी का हिस्सा है। उसने जो खुलासा किया है, उस खुलासे के सुनने के बाद, जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों आवश्यक है इस कानून में संशोधन होना, या फिर इस कानून को पूरी तरीके से खत्म कर देना। असदुद्दीन ओवैसी के खुलासे ने कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार के उस पाप को भी लोगों के सामने उजागर किया है कि किस तरीके से एक संप्रदाय को खुश करने के लिए जो घिनौना पाप अंग्रेजों ने किया था, वही घिनौना पाप इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में किया था, वक्फ बोर्ड बनाकर। और उससे भी जो कुछ रह गया, कुछ कमियां रह गया उसमें, उसको फिर कांग्रेसी सरकारों ने ही, नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में उसमें संशोधन करके उसे पूरा कर दिया, जिसके जरिए एक समुदाय को एक ऐसा कानून मिल गया जो पूरी तरीके से संवैधानिक, जिसे संसद से ही पास करवाकर बनाया गया था। उस कानून के जरिए वह भारत में किसी भी संपत्ति पे अपना दावा ठोक सकते थे और उस संपत्ति पर वह कब्जा कर सकते थे। वक्फ बोर्ड को लेकर कहा जाता है कि देश में तीसरे नंबर का ऐसा वो संस्था है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति है। 8.5 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास है। जब भी वक्फ बोर्ड और उनके संपत्तियों पे कोई सवाल उठता है, तो जिन लोगों का हित वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जो वर्षों से वक्फ संपत्तियों के आड़ में करोड़पति और अरबपति बन गए, जो संगठन उसका लाभ ले रहा है, वो सभी लोग आकर, या फिर जो राजनीतिक दल को उससे लाभ होता है, उस समुदाय से लाभ होता है, वो राजनीतिक दल आकर कहता है कि नहीं, वक्फ कानून में किसी भी तरीके का कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक खास धर्म से जुड़ा हुआ है और यह उनका धार्मिक मामला है। यानी कि जो कानून इस देश के संसद में बना है, इस देश के सांसदों ने बनाया है, वह कानून भी अब धार्मिक हो गया। उस कानून में आप किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते कि भैया, अगर आपके पास, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो असली मकसद था वो यह था कि उससे जो मुस्लिम है, गरीब है, उनका भरण पोषण, उनका देखभाल अच्छे तरीके से हो पाए, इसलिए एक संगठन का निर्माण किया गया, एक कानून बनाया गया। ऐसे तो अपने आप में एक कानून ही पूरा विवादित है, लेकिन इस कानून का लाभ जिसको गरीब मुस्लिमों के लिए बनाया गया था, अनाथ असहाय लोगों के लिए, उसका लाभ संभ्रांत लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। लाभ उठाते उठाते उन्होंने इस देश के सरकारी संपत्तियों पे, गैर मुस्लिमों के संपत्तियों पे
यानी कि जहां उनको लगता था कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड का अंदर आना चाहिए, वो उन संपत्तियों पे दावा ठोक देते थे, क्योंकि यह अधिकार उसको इसी देश का संसद ने दिया है, इस देश के कानून ने दिया है। एक तरीके से वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको कानून ही इसी तरीके का बनाकर दिया गया था कि अगर वक्फ बोर्ड उसके मेंबर को लगता है कि जो इस समय का भारत मंडपम बना है नई दिल्ली में, जो विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, अगर वक्फ बोर्ड उनके मेंबर को, उनके मुत्तलबी को अगर लगेगा कि वो भारत मंडप वक्फ बोर्ड के जमीन पे बना हुआ है, तो वह सीधे सीधे उस पर दावा ठोक देगा और 1 महीने के अंदर में उस क्षेत्र के जो भी प्रशासनिक अधिकारी होगा उनको नोटिस देकर उससे वह भारत मंडपम या तो खाली करवा लेगा, या फिर उस पे जो भी कार्यक्रम होगा उसका जो पैसा आएगा, जो उसका चार्ज आता होगा, वो चार्ज वक्फ बोर्ड को देना पड़ेगा। नहीं तो फिर वह संपत्ति वक्फ बोर्ड का नहीं है, यह साबित करने का जिम्मेवारी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार का होगा। वह जाकर वक्फ बोर्ड के पास जाएगा और वो अपना दस्तावेज देगा, सबूत देगा कि भैया यह जमीन आपका नहीं, यह मेरा है। अगर वक्फ बोर्ड में बैठे हुए मेंबर्स को अगर यह भरोसा हो गया तो वह सच में उसका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं अगर वो कह दिए कि नहीं ये तो मेरा ही है, आपका दावा खारिज किया जाता है, तो फिर उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। यही हो रहा है 1954 से लेकर अब तक। देश के बंटवारे के बाद जितने भी लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, उन सभी लोगों के संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड बनाकर वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया और यह दिखा दिया गया कि भाई जितने लोग गए हैं वो अपने संपत्ति को वक्फ करके गए हैं, जबकि वक्फ करने का कुछ नियम है, कानून है, कायदे हैं। आप खुद सोचिए कि जिस देश में किसी समाज के पास 8.5 लाख एकड़ भूमि है, तो क्या वह समाज, और वह भूमि सिर्फ उस समाज के हित के लिए ही है, फिर वह समाज, उस समाज की स्थिति सबसे दयनीय क्यों हो सकता है? दयनीय कैसे है? कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने सच्चर कमेटी का गठन किया था 2003 में, 2004 में, 2005 में किया था और 2006 में रिपोर्ट आया था। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि इस देश में मुस्लिमों का हालात दलित और महादलितों से भी बदतर है। और फिर जब कोई सवाल पूछता है कि जब हालात इतने बदतर है तो 8.5 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड को किसने दान किया, किसने वक्फ किया, तो कहता है आप इस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। यानी कि एक तरफ गरीब है, उनके पास खाने को नहीं है, रहने का जगह नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन वक्फ को दान करने के लिए अरबों खरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जमीन है। ऐसा समाज शायद पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो 8.5 लाख एकड़ भूमि है, उसका सच क्या है, उसका खुलासा खुद असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ऐसे खुलासा करने के पीछे उसका मंशा गलत था। उसको लगा कि ये खुलासा करने के बाद जो इस देश का उन्मादी है, जिहादी है, वो सड़कों पे आ जाएगा। लेकिन शायद असदुद्दीन ओवैसी को पता नहीं था कि उसका जो ये बयान है वह बरसों पुराने उस काले सच को लोगों के सामने रख देगा, जिस सच को इस देश का लोग जानता तो है, लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से किसी ने बताया नहीं था। जो काम असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर जनसभा के दौरान कि तेलंगाना में वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो 90% मस्जिद बना है, तेलंगाना में जितने भी मस्जिद है उनमें से 90% मस्जिदों के पास इस बात का सबूत नहीं है, इस बात का प्रूफ नहीं है कि जिस जमीन पे वो मस्जिद बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड का है या फिर उस मस्जिद कमेटी का है। उनके पास कागज ही नहीं है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर 100 मस्जिद तेलंगाना में है तो उसमें से 90 मस्जिदों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिस जमीन पे उसका मस्जिद है वह मुस्लिमों का है या फिर उस मस्जिद कमेटी का है, उन्होंने खरीद कर वो जमीन और उस पे मस्जिद बनाया है। इससे साफ होता है कि 90% मस्जिद जो तेलंगाना में वो ऐसी जगह पे है जो जगह या तो मुस्लिमों का है ही नहीं या फिर उन्होंने गलत तरीके से दूसरे लोगों के, उसमें मुस्लिम भी हो सकता है, उसके जमीन पे कब्जा करके वो मस्जिद बनाया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में अगर कोई भी मुस्लिम जमीन देता है तो उसका बाकायदा सारा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, सारा दस्तावेज तैयार किया जाता है। कोई ऐसे मुंह से कह देने से वक्फ बोर्ड में जमीन वक्फ नहीं हो जाता है। उसका कागजी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। उसी कानून के तहत, जिस कानून के आड़ में ये लोग इस समय देश के ऐसे ऐसे मंदिरों पे और भूमियों पे कब्जा कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, जो पिछले 1500 वर्षों से स्थित है। तेलंगाना में 1500 वर्ष पुराने मंदिर पे
वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यह मंदिर वक्फ बोर्ड के जमीन पे बना हुआ है। अब खुद समझिए आप कैसे। इसके पीछे का तर्क यह है उसका कि जब मुगल आया था, ऐसे कोई भी मुगल या मुस्लिम शासक दक्षिण के राज्यों पे नहीं कभी राज्य कर पाया, इसीलिए आज भी आपको दक्षिण के राज्य में बड़े बड़े मंदिर दिख जाएंगे। अन्यथा उत्तर के राज्यों में जहां पर मुगलों का 100% डोमिनेंट था, कब्जा था, यहां पर सभी बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया, जिसका हम इस देश का हिंदू समाज पिछले 500 वर्षों से साक्षी है कि किस तरीके से जिस अयोध्या को पूरा विश्व प्रभु श्री राम के जन्म स्थली के रूप में जानता है, जिस अयोध्या का उल्लेख हिंदू सनातन धर्म के कई ग्रंथों में है, उस अयोध्या में भी एक बाबरी मस्जिद बना दिया गया था, जिसको 500 वर्षों के इंतजार के बाद फिर से इस देश के सनातनी हिंदुओं ने पूरी तरीके से हटाकर और प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। इसी तरीके से मथुरा में भी आप देख लीजिए, मथुरा में भी यही हाल है, काशी में भी यही हाल है, लेकिन दक्षिण के किसी भी राज्यों में इस तरीके का स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां तक मुगल या फिर कोई भी विधर्मी अधर्मी पहुंच ही नहीं पाए, या फिर अगर छिटफुट पहुंचे भी तो उस तरीके से मंदिरों को नष्ट नहीं कर पाए। ऐसे मंदिरों पे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है, उस पूरे गांव पे दावा ठोकता है कि ये पूरा गांव, ये मंदिर का जमीन भी वक्फ बोर्ड के जमीन पे है। उसी तरीके से अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली के 6 मंदिरों पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है कि ये 6 मंदिर वक्फ बोर्ड के जमीन पे बना हुआ है। अब बताइए, जबकि 200 300 साल पुराने मंदिर है। इसी प्रकार से पटना के भभुआ प्रखंड के गोविंदपुर गांव, जो कि पूरी तरीके से हिंदू बहुल गांव है, उस पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यह पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का है, इस पूरे गांव का संपत्ति ही वक्फ संपत्ति है। ये सब उसी वक्फ एक्ट 1995 में जो कांग्रेसियों ने संशोधन करके जो ताकत दिया, उसी ताकत के बदौलत। लेकिन अश्विन ओवैसी कह रहा है कि तेलंगाना में जो मस्जिद है उसमें से 90% ऐसे मस्जिद है जिसके पास कोई कागज ही नहीं है, वो साबित ही नहीं कर सकता कि जिस जगह मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, क्योंकि मस्जिद अगर कहीं पे है तो वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति होता है, उस वक्फ के ही संपत्ति पे मस्जिद बनाया जाता है, और उनके पास इस बात का प्रूफ ही नहीं है, कागज ही नहीं है। इसीलिए शायद जब भी बात होता है कागज दिखाने का, तो वो वैसी जैसा डरपोक और जहरीला नेता कागज दिखाने से डरते हैं। इसी तरह से इसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ संपत्ति है। सिर्फ उत्तर प्रदेश का बात कहा है, 1,21,000 वक्फ संपत्ति है, जिसमें से 1,12,000 वक्फ संपत्तियों के पास कोई कागज ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, वो साबित ही नहीं कर सकता कि वो संपत्ति वक्फ का है। यही खेल है, यही काला सच है वक्फ बोर्ड का, वक्फ कानून का। जिस तरीके से आज दिल्ली के 6 मंदिरों पे, तमिलनाडु के गांवों पे, 1500 वर्ष पुराने मंदिरों पे, पटना के गोविंदपुर गांव पे जिस तरीके से इस समय दावा ठोक रहा है ना वक्फ कानून के जरिए, यह इसलिए आज सिर्फ दावा ठोक कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से 1954 से, क्योंकि उस समय से लेकर 2014 तक अगर 5-6 साल को समय को निकाल दिया जाए तो लगभग 58 साल तक इस देश में प्रो अल्ट्रा सेकुलर सरकार रहा है। और प्रो अल्ट्रा सेकुलर सरकारों के समय में इसी तरीके से होता था कि किसी भी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड दावा ठोक दिया और उस संपत्ति को वक्फ के नाम कर दिया जाता था, उस पे कोई जवाब सवाल नहीं होता था। लेकिन अब वर्तमान में जो सरकार है, जिस तरीके का जागरूकता है समाज में, ऐसी परिस्थिति में वक्फ बोर्ड के लिए इस तरीके का करतूत करना आसान नहीं है। और यही कारण है कि इस समय जैसे ही किसी मंदिर पे, किसी हिंदू गांव पे, किसी वर्षों पुराने मंदिरों पे जब ये दावा ठोकते और ये कहते हैं कि यह संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो वह विवादों में घिर जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। 2008 से लेकर 2013 के बीच में तो आंख मूंद कर वक्फ बोर्ड ने अंधाधुंध संपत्तियों पे कब्जा किया और वह संपत्ति वक्फ के नाम कर दिया गया, चुपचाप कर दिया गया। क्योंकि 2004 में वक्फ बोर्ड के पास मात्र 4.5 लाख एकड़ संपत्ति था, जमीन था। लेकिन 2008 से लेकर 2013 के बीच में वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख एकड़ संपत्ति, यानी कि एकदम से 200% की बढ़ोतरी हुआ, एकदम से 100% की बढ़ोतरी हुआ, सीधे डबल 2 गुना हो गया। क्योंकि
4 से लेकर 2008 तक जिस तरीके का सरकार चला था, उसके बाद यह सबको लगने लगा था कि 2009 में यूपीए का सरकार नहीं आएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं सरकार बनाने जा रही, हार जाएगी। इसलिए 2008 से ही वक्फ बोर्ड के माध्यम से वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस देश के जमीनों पर अवैध कब्जा का अंधाधुंध अभियान चलाया गया। दुर्भाग्य से 2009 में भी सरकार आ गया, तो उसके बाद उस अभियान में और तेजी लाया गया और 2013 तक, या कहे तो 2014 तक सरकार से जाते जाते भी मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी की सरकार, सोनिया कैबिनेट के इशारे पे चलने वाली सरकार ने सत्ता से जाते जाते भी दिल्ली के 126 प्राइम लोकेशन पे जो संपत्तियां था, वह संपत्ति वक्फ बोर्ड को समर्पित करके गया, जिस संपत्ति को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले ही साल वक्फ बोर्ड से वापस ले लिया। यानी कि जिस तरीके का खुलासा असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, इसके बाद तो अब निश्चित रूप से ही वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए और पूरी वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे होना चाहिए और उसका पूरा कुंडली निकलवाना चाहिए कि अगर यह संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो वक्फ किया किसने, इस संपत्ति का मालिक कौन था, कब और किस समय पे वक्फ को यह संपत्ति दिया गया, किस प्रकार से। ये जो अभी 8.5 लाख एकड़ है ना, हम सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के ही बातों को माने तो ये 2 लाख एकड़ भी नहीं बचेगा। एक तरीके से ओवैसी ने खुद ही वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून का चेहरा बेनकाब कर दिया है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून के आड़ में किस तरीके से इस देश में संपत्ति को लूटने का अंधाधुंध अभियान चलाया गया और वो अभी भी जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो अलग बात है कि इस समय उनको सफलता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय जो सरकार है वह प्रो अल्ट्रा सेकुलर सरकार नहीं है, वह सिर्फ सेकुलर है, जबकि पहले की सरकार प्रो अल्ट्रा सेकुलर सरकार हुआ करता था। असदुद्दीन ओवैसी की बातों को इस देश के एक एक आम नागरिक को जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्ति क्या है, उसका कारण क्या है, सच्चाई क्या है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।